नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अगेन मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका हेडिंग हमने पहले बताया था आपको, भारत में यूरोपियंस का प्रवेश, एंट्री ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। उसी का पार्ट हम तीसरा लेक्चर लेने जा रहे हैं, जिसमें हमने कल जो पढ़ा था वो ब्रिटिश के बारे में पढ़ा था। आज उसी के बारे में आगे चलेगा। तो मैं अगेन वापस हेडिंग डाल देता हूं, भारत में यूरोपियन का आगमन। भारत में यूरोपियन का आगमन, उसी में हमारा चल रहा है ये पार्ट, भारत में यूरोपियंस का आगमन, एंट्री ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। उससे मैंने आपको कल समझाया था कि थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं कि आज हम अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं ब्रिटिश के बारे में। और मैंने कहा कि ब्रिटेन से भारत में एक कंपनी आई, जिस कंपनी का नाम EIC था। मैंने कहा था इस कंपनी की स्थापना 1599 में हुई और 1600 के अंदर ब्रिटिश महारानी ने इसको आज्ञा प्रदान की कि ये कंपनी भारत में जाकर, मतलब स्पेशली ईस्ट के साथ जाकर व्यापार कर सकती है। उसी व्यापारिक क्रम में ये कंपनी भारत में व्यापार करने आएगी और इस कंपनी का भारत के व्यापार पर एकाधिकार था। यहां पर इसका ट्रेड मोनोपोली है। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब होगा कि ब्रिटेन से भारत में जाकर व्यापार करने का अधिकार केवल और केवल इस कंपनी में निहित होगा। और ध्यान रखना, ये एकाधिकार कब तक था, तो ये 1600 से लेके 1813 तक, इसको हम आगे देखेंगे, 1600 से लेके 1813 तक। उसके बाद मैंने कहा कि इस कंपनी के व्यापार को बढ़ाने के लिए समय समय पर ब्रिटेन के द्वारा और स्पेशली ब्रिटिश महारानी और राजा के द्वारा कई दूत यहां पर भेजे गए, जिसमें सबसे पहले कल मैंने आपको चर्चा की थी, कैप्टन हॉकिंस आया था। और कैप्टन हॉकिंस के प्रयासों से अंग्रेजों की भारत में पहले फैक्ट्री खोलने की अनुमति जो है उनको सूरत में प्राप्त हुई थी। लेकिन सूरत में वो फैक्ट्री जो है 1608 में न खुलकर बाद में खुलती है, जिसकी चर्चा मैंने आपको कल की थी। उसके बाद 1611 में मिडिल्टन आया था। देखो, सबसे पहले 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया और 1611 में आया मिडिल्टन। 1611 में मिडिल्टन आया था। और एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, उसके बाद में 1615 में जेम्स फर्स्ट का दूत EIC के लिए और आता है। उसका नाम था सर थॉमस रो। तो ध्यान रखना, हम लोग आज भी ब्रिटिश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने दूत समय समय पर भेजे। अब इस क्रम में हम देखें तो सर थॉमस रो से आपके UPSC में क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। सर थॉमस रो से UPSC में क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं, उसको हम अगर चर्चा करें तो सर थॉमस रो का जो टेन्योर है वो 1615 से 1618 है। मतलब इस दौरान वो भारत में रहा था। सर थॉमस रो जो था, ये भी जेम्स फर्स्ट का दूत था। ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट। ये भी जेम्स फर्स्ट का दूत था। ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट का दूत था। और ये भी फारसी भाषा का विशेषज्ञ था। He was the expert of Persian language। फारसी भाषा का विशेषज्ञ था। और चूंकि मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो पर्शियन थी, इसलिए इसको स्पेशल भेजा गया था ताकि ये जहांगीर से बात कर सके। और सर थॉमस रो जो होगा, उसका एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्या है कि इसने मुगल साम्राज्य के लगभग सभी भागों में मुगल साम्राज्य के लगभग सभी भागों में EIC की, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा।
फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, अनुमति प्राप्त करने में ये सफल रहा। तो मैंने कहा सर थॉमस रो 1615 से 1618, ये भी जेम्स फर्स्ट का दूत था, फारसी भाषा का एक्सपर्ट था और इसने मुगल साम्राज्य के लगभग सभी भागों में EIC की फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त करने में ये सफल रहा। इसके आगे हम अगर देखें, इसके आगे तो अब आप देखिए, आपका यहां पर UPSC प्री के पॉइंट से क्वेश्चन बनता है कि EIC के इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर कौन कौन से थे। EIC के व्यापारिक केंद्र, या मैं कह दूं ट्रेडिंग सेंटर ऑफ EIC इन इंडिया, उसके कौन कौन से व्यापारिक केंद्र भारत में खुले, उसके बारे में हम चर्चा करें। EIC के व्यापारिक केंद्र, ट्रेडिंग सेंटर जो है, व्यापारिक केंद्र की बात करें, ट्रेडिंग सेंटर की बात करें, तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है उसको हम मैप में देखें तो ये लगभग उस समय के भारत का मैप, और इसमें मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि सबसे पहले नंबर 1 यहां पर ये सूरत, और सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति उनको जो मिली है 1608 में, हालांकि ये फैक्ट्री वहां पर बाद में जाके खुलती है, लेकिन सबसे पहली फैक्ट्री जो है वो अंग्रेजों की 1608 में खुलती है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद हम देखें तो नंबर 2 यहां पर आप देखोगे मसूलीपट्टनम को, ये मसूलीपट्टनम के अंदर ये दक्षिण भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री है मसूलीपट्टनम, और मसूलीपट्टनम में उनकी फैक्ट्री खुलती है 1611 के अंदर। मसूलीपट्टनम में 1611। 2 पॉइंट स्पेशली ध्यान रखेंगे, एक तो सूरत का, नंबर 1 सूरत और नंबर 2 मसूलीपट्टनम। दक्षिण भारत में कई कंपनियों ने अपने ट्रेडिंग सेंटर मसूलीपट्टनम स्टैब्लिश किए, ये हम ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट हम ध्यान रखेंगे 1639 के अंदर, 1639 में इनकी फैक्ट्री खुलती है मद्रास के अंदर, और मद्रास ही EIC का हेडक्वार्टर बनता है। EIC का हेडक्वार्टर जो बनता है वो 1639 मद्रास के अंदर, 1639 मद्रास के अंदर उनकी फैक्ट्री खुलती है। इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे मद्रास में किला भी बनता है, इसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजों ने, मतलब EIC ने मद्रास में जो किला बनाया था, जो फैक्ट्री बनाई और जो किलेबंदी की, वहां पर जो किला बना था उसका नाम क्या था, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से बना था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसी प्रकार से 1633 के अंदर, 1633 में बालासोर, ये पड़ेगा उड़ीसा के अंदर, बालासोर उड़ीसा के अंदर। तो 1633 में बालासोर के अंदर। और हम आगे बढ़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और बनता है कि एक तो 1651 में उनकी एक फैक्ट्री खुली है हुगली के अंदर, 1651 में हुगली के अंदर, 1651 में हुगली में। और इसी के पास में यहां पर ये आप देखोगे तो यहां पर या इस जगह पे यहां पर 3 गांव थे, सूतानाटी प्लस कालिकाता प्लस गोविंदपुरी। यहां पर इन 3 गांवों को मिलाकर एक किला बनाया गया था जिसको फोर्ट विलियम कहते हैं। तो ध्यान रखना, सूतानाटी, कालिकता और गोविंदपुरी, ये 3 गांव थे। इन तीनों गांवों की किलेबंदी करके और एक किला वहां बनाया गया, इसका इतिहास में फोर्ट विलियम के नाम से जानते हैं। इसी को हम कहते हैं फोर्ट विलियम।
और आप लोग ध्यान रखना, यही जो है आगे जाके बना कलकत्ता सिटी, ये बनेगा कलकत्ता। तो यहां पर आप देखोगे इंपॉर्टेंट, नंबर 1 सूरत, नंबर 2 मसूलीपट्टनम, नंबर 3 मद्रास, नंबर 4 इंपॉर्टेंट है फोर्ट विलियम, और ये 3 गांवों से मिला था, सूतानाटी, कालिकता, गोविंदपुरी इक्वल्स टू कलकत्ता। और यहां पर जो किला बना था वो फोर्ट विलियम। और हम ये भी ध्यान रखें कि आगे चलकर जब अंग्रेजों का राजनीतिक कैरियर शुरुआत होगा तो उस पॉलिटिकल कैरियर में अंग्रेजों की राजधानी लंबे समय तक कौन सा सिटी रहा, उत्तर होगा कलकत्ता। इसी प्रकार से इस छोर पे आप देखोगे तो यहां पर इस पॉइंट को हम लें, उससे पहले मैं आपको कहूं कि जो ब्रिटिश राजकुमार था, ब्रिटिश राजकुमार जो था, उस ब्रिटिश राजकुमार की शादी पुर्तगाली राजकुमारी के साथ में हुई, पुर्तगाली राजकुमारी के साथ में हुई, और उस राजकुमारी का नाम कैथरीन था, उस राजकुमारी का नाम कैथरीन था। ब्रिटिश राजकुमार की शादी पुर्तगाली राजकुमारी के साथ में हुई, राजकुमारी का नाम कैथरीन था। तब पुर्तगालियों ने ब्रिटिश राजकुमार को दहेज के अंदर जो है एक जगह दी, दहेज के रूप में एक जगह दी, जिसको आज हम कहते हैं बॉम्बे। ये एक जमीन का टुकड़ा था जो पुर्तगाली सरकार द्वारा ब्रिटिश को दिया गया था। और चूंकि हमने पहले पढ़ा था कि पुर्तगालियों का गोवा पे कब्जा था और गोवा के नजदीक ये पार्ट था, इसलिए ये क्षेत्र दिया गया था। और ये घटना जो है, कहते हैं कि ये जो शादी हुई है ये 1664 की है। और फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने 1668 के अंदर EIC को 10 पाउंड सालाना रेंट पर दे दिया गया था, 10 पाउंड सालाना रेंट पर दिया गया था, और ये रेंट पर दिया EIC को। तो आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले EIC के इंपॉर्टेंट व्यापारिक केंद्र कौन से थे, तो सूरत, बॉम्बे, हुगली, कलकत्ता, मसूलीपट्टनम और मद्रास। आगे चलकर तो और हो जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो सेंटर्स आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके नाम मैंने आपके सामने ये चर्चा की है। और उसके बाद में जो घटना होगी, और मैंने कहा कि इस प्रकार धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में अपने ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश कर लेगी। यहां इतिहास में एक बड़ी घटना और होती है कि जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर होता गया, वैसे वैसे अंग्रेज तो मजबूत होते गए, लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर मुगल बादशाह है इस जगह पर, और ये प्रोविंस जो था मुगलों का, इसको कहते हैं बंगाल। ये मुगलों का बंगाल प्रोविंस था और अंग्रेजों का बड़ा ट्रेडिंग पार्ट यहीं पर होता था। तो इस स्थिति में यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दस्तक से आप क्या समझते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि दस्तक से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दस्तक, दस्तक क्या है, तो दस्तक क्या है, सबसे पहले 1717 में उस समय मुगल बादशाह था फर्रुखसियर। मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने EIC को मुक्त व्यापार करने के लिए, मुक्त व्यापार कह सकता हूं या फ्री ट्रेड फैसिलिटीज कह सकता हूं, मुक्त व्यापार के लिए एक आदेश जारी किया, एक रॉयल ऑर्डर जारी किया, जिसे इतिहास में दस्तक कहते हैं। और कहते हैं कि इस दस्तक के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया कि वह मुगल साम्राज्य के स्पेशली बंगाल क्षेत्र में केवल 3000 रुपए सालाना जमा कराकर अपना ट्रेड कर सकती है। ये एक बहुत बड़ा अधिकार पत्र था। इसे EIC के अधिकार पत्रों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दस्तक के माध्यम से उन्हें स्पेशली लीगल रूप से ट्रेड करने का अधिकार मिल गया, और वो भी फ्री ट्रेड फैसिलिटीज के तहत कम से कम टैक्स चुका करके ये भारत में व्यापार कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और फर्रुखसियर क्यों खुश हुआ, क्योंकि फर्रुखसियर का इलाज हैमिल्टन नामक एक डॉक्टर ने किया था। उस डॉक्टर से खुश होकर के और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दे दिया। मैं आपको आगे समझाऊंगा, एक पॉइंट आएगा जब बंगाल हम पढ़ेंगे और
फर्रुखियत जब पढ़ेंगे आगे लेटर मुगल एम्पायर में, तो वहां पर एक पॉइंट आएगा सैयद बंधु, मतलब इस दस्तक को दिलवाने में किसका हाथ था, तो सैयद बंधुओं का बड़ा हाथ था। तो हम ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना विस्तार करती है। अब नेक्स्ट हम देखें उसके बाद में, तो उसके बाद में डच। आप लोग ध्यान रखना, डच किसको कहते हैं, हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। तो जो मैंने बात कही डचों के बारे में, तो डच जो था, डच हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को कहा जाता था। सबसे पहले 1595 एनसीईआरटी में लिखा है 1595 में, कुछ जगह 1596 में दिया हुआ है। पहला डच यात्री जो भारत आया था, फर्स्ट डच सेलर जो था, पहला डच यात्री जो भारत में आया था वो 1595 में आया था। उसका नाम था कॉर्नेलिस डी हाउटमैन के नाम से। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन के नाम से था वो। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन के नाम से एक डच यात्री भारत आया था, इसलिए आपसे पूछे डी हाउटमैन, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन के नाम से था। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, वापस में एक बार लिख देता हूं, कॉर्नेलिस डी हाउटमैन के नाम से था। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन के नाम से था। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। उसके बाद में आप देखोगे डचों के अंदर, तो 1602 में डच संसद ने, डच पार्लियामेंट ने, डच संसद ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो ये अब, और चूंकि डच संसद ने इसकी स्थापना की है, तो जो डच संसद ने किया, तो इसका मतलब डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बेसिकली किस प्रकार की कंपनी थी, तो ये एक सरकारी कंपनी थी। ये एक प्रकार की सरकारी कंपनी थी। डच कंपनी जो थी वो सरकारी कंपनी थी, गवर्नमेंट कंपनी थी। और इस कंपनी का जो डच कंपनी थी, उस डच कंपनी का डच कंपनी का रियल नाम क्या था, यह भी पूछा गया है। डच कंपनी का रियल नाम क्या था, इसको मैं आपको बताऊंगा। आप भी बताइए, कमेंट कीजिए इसमें कि डच कंपनी का रियल नाम क्या था। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और मैं वापस आ रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि डच कंपनी जो आई 1602 के अंदर, इस डच कंपनी की स्थापना डच संसद द्वारा की गई थी, इसलिए ये एक सरकारी कंपनी थी। अब आपकी यूपीएससी पॉइंट से यहां पर डचों से 3 या 4 क्वेश्चन ही बनते हैं। यूपीएससी पॉइंट से डच साइड से आपके 3 या 4 क्वेश्चन ही बनते हैं। नंबर 1, सबसे पहले ये पूछे कि डचों की मुख्य रुचि भारत में कहां पर थी। द मेन इंटरेस्ट ऑफ डचेज वाज कीन इन। डचों की मुख्य रुचि किस क्षेत्र में थी, तो ध्यान रखना, डचों की जो मुख्य रुचि है वो भारत में न होकर बेसिकली उनकी रुचि थी इंडोनेशिया के अंदर। डचों की मुख्य रुचि कहां पर थी, तो डचों की मुख्य रुचि थी इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया आपको पता होगा उष्णकटिबंध में पड़ता है, ट्रॉपिकल जोन में पड़ता है, जहां पर मसाले व्यापक स्तर पर पाए जाते हैं। तो डचों की मुख्य रुचि जो है वो इंडोनेशिया में थी। नंबर दो, डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर खोली। डचों की भारत में पहली फैक्ट्री कहां पर थी, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो खोली है वो बेसिकली 1605 के अंदर, और इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली है मसूलीपट्टनम के अंदर। डचों की पहली फैक्ट्री जो है वो खुली है मसूलीपट्टनम के अंदर। पहली फैक्ट्री जो है 1605 में मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश हुई थी। इसी प्रकार से आपसे पूछे कि डचों का भारत में मुख्यालय कहां पर था,
द हेडक्वार्टर ऑफ डचेज इन इंडिया, तो उसका उत्तर होगा नागपट्टनम। डचों का भारत में मुख्यालय किस जगह पर था, तो उत्तर होगा नागपट्टनम के अंदर। डचों का हेडक्वार्टर इंडिया में कहां पर था, तो उत्तर होगा नागपट्टनम। इसी प्रकार से अभी लेटेस्ट एक किसी सिविल सर्विसेज में, मतलब स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि डचों ने भारत में किस चीज के निर्यात पर बल दिया। तो आपको पता है कि ज्यादातर कंपनियां जो भारत में आई उन्होंने भारत में मसालों के निर्यात पर बल दिया था, लेकिन चूंकि डचों को मसाले जो है वो इंडोनेशिया के द्वीपों से प्राप्त होते थे, इसलिए डचों ने अपना मेन फोकस जो है वो मसालों के बजाय भारत से किसके निर्यात पे बल दिया, तो उन्होंने बल दिया, पहली बात ध्यान रखना, डचों ने अपना फोकस जो किया है वो वेस्टर्न कोस्ट के बजाय उन्होंने ईस्टर्न कोस्ट पे किया है। और यहां से डच जो है वो सूती वस्त्रों के निर्यात पर बल देते थे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, डचों ने भारत के किस चीज के निर्यात पे अधिक बल दिया, तो उत्तर होगा सूती वस्त्र। कॉटन क्लॉथ्स, सूती वस्त्रों के निर्यात पर अधिक बल दिया, सूती वस्त्रों के निर्यात पर अधिक बल दिया। एक क्वेश्चन और आपसे पूछे, पांचवा क्वेश्चन डचों से जो बन सकता है, पांचवा पॉइंट कि वो कौन सा युद्ध था, वो कौन सा वार था जिस वार में अंग्रेजों ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों को पराजित कर उन्हें भारत में लगभग सीमित कर दिया या लगभग भारत से बाहर कर दिया। तो उस युद्ध का नाम था, आप लोग ध्यान रखना, डच वर्सेस अंग्रेज या डच वर्सेस EIC। जो युद्ध होता है उस युद्ध को इतिहास में कहते हैं बेदारा का युद्ध, वार ऑफ बेदारा। उस युद्ध का नाम क्या था, बेदारा का युद्ध। और बेदारा का युद्ध की कहानी क्या थी, इसको मैं आगे समझाऊंगा बेदारा के युद्ध को, कि बेदारा का युद्ध कहां पर हुआ था, ये आगे मैं समझाऊंगा जब बंगाल आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, डच वर्सेस EIC के बीच में युद्ध हुआ, बेदारा का युद्ध, और युद्ध 1759 के अंदर हुआ था, 1759 में हुआ। और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी, इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। और इस युद्ध के बाद लगभग अंग्रेज डचों को पराजित कर देते हैं, और डच जो है लगभग भारत से उनका व्यापार और अपनी कंपनियां अंग्रेजों को बेचकर वो निकल जाते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन आपसे पूछे कि एशिया में डचों का सबसे बड़ी कॉलोनी कौन सी थी, तो डचों की सबसे बड़ी कॉलोनी जो थी वो इंडोनेशिया थी। और इंडोनेशिया आपको पता है बहुत सारे द्वीपों का समूह है, सुमात्रा, जावा, ये जो बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और वहाँ पर मसाले बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसलिए डचों ने अपना फोकस जो है वो कहाँ पर कर लिया था, बेसिकली इंडोनेशिया पर। और एक चीज़ और कि 1759 का जो युद्ध, बेदारा का युद्ध हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे बंगाल के इतिहास के अंदर, जब मीर जाफर जो है, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, वो अंग्रेजों के खिलाफ एक चाल चलता है और डचों से मदद लेता है, तब अंग्रेज डचों से नाराज होकर पहले उनको पराजित करते हैं। और 1759 का बेदारा का युद्ध होता है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। तो ये पॉइंट भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो भारत में आए वो थे बेसिकली फ्रेंच। भारत में आने वाले थे फ्रेंच। वो कौन सी महत्वपूर्ण कंपनी थी जो भारत में बहुत लेट आई, तो उस कंपनी का नाम था फ्रेंच कंपनी, जिसको हम कहते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से उसको जाना जाता है। और उस कंपनी का रियल नाम जो होगा फ्रेंच कंपनी का, वो था इंडसे ओरिएंट लेस कंपनी। इंडसे ओरिएंट लेस कंपनी के नाम से फ्रेंच कंपनी जानी जाती थी। पहले मैं बताऊं आपको कि एक फ्रेंच राजा था, और फ्रेंच राजा था लुई 14। उस फ्रेंच राजा लुई 14 जो था, उसका एक मंत्री था, फ्रेंच राजा लुई 14 का एक मंत्री था। और उस मंत्री का नाम था कोलबर्ट। और कोलबर्ट ने 1664 में एक कंपनी की स्थापना की।
1664 में एक कंपनी की स्थापना की और इसी कंपनी को हम कहते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, जिसका रियल नेम जो था वो था इनसे, जिसका रियल नेम था इनसे ओरिएंट लेस कंपनी। बस ये ओरिएंट शब्द आप याद रख लेना, ओरिएंट लेस कंपनी, ये इस कंपनी का रियल नेम था। तो ध्यान रखना, फ्रेंच में फ्रेंच राजा लुई 14 का एक मंत्री था कॉलबर्ट। उस कॉलबर्ट के समय 1664 में कॉलबर्ट ने 1664 में एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था इनसे ओरिएंट लेस कंपनी। और क्योंकि इसकी स्थापना एक मंत्री द्वारा की गई है, इसलिए ये कंपनी भी बेसिकली कैसी कंपनी थी? एक सरकारी कंपनी थी। ये बेसिकली एक सरकारी कंपनी थी। तो पहले आप ये ध्यान रखना कि भारत आने वाली महत्वपूर्ण शक्तियों में सबसे बाद में कौन आए? तो दो सबसे इंपॉर्टेंट पावर है, एक तो ब्रिटिश और एक फ्रेंच। ब्रिटिश तो बहुत पहले आ गए, लेकिन फ्रेंच कंपनी काफी बाद में आती है। और कब आई? 1664 के अंदर, 1664 के अंदर। और ध्यान रखना, 17वीं शताब्दी के बाद जैसे 18वीं शताब्दी आएगी, 18वीं शताब्दी के अंदर दुनिया की दो महाशक्तियां बन गई, जिसको हम ब्रिटेन और फ्रांस कहते हैं। और उन ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य जब यूरोप के अंदर व्यापक स्तर पर युद्ध होते थे, तो उनके झगड़े भारत में भी शुरू हो जाते थे। उसको हम पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं कार्नेटिक वार्स, कर्नाटक युद्ध के नाम से उसको जाना जाता है। सबसे पहले बेसिक में आप पॉइंट ध्यान रखेंगे कि फ्रेंच राजा लुई 14 के समय उसका एक मंत्री था कॉलबर्ट। उस कॉलबर्ट ने 1664 में एक कंपनी की स्थापना की जिसका रियल नेम था इनसे ओरिएंट लेस कंपनी। और इनसे ओरिएंट लेस कंपनी एक सरकारी कंपनी थी, इसलिए इस कंपनी के आंतरिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा था। आपसे अगर पूछे कि भारत में फ्रेंच कंपनी वो काम क्यों नहीं कर पाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, तो उसका एक मुख्य कारण होगा फ्रेंच कंपनी का एक सरकारी कंपनी होना। इसका मुख्य कारण होगा। आगे हम चलें और फ्रेंच कंपनी से रिलेटेड आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं उसके बारे में चर्चा करें। फ्रेंच कंपनी से रिलेटेड सबसे पहले, इस फ्रेंच कंपनी की स्थापना कब हुई? तो स्थापना मैंने बता दी आपको 1664 के अंदर। फ्रेंच कंपनी की भारत में पहली फैक्ट्री कहां पर स्टैब्लिश हुई? तो फ्रेंच कंपनी की जो फर्स्ट फैक्ट्री है, फर्स्ट फैक्ट्री वाज स्टैब्लिश 1668 के अंदर। और 1668 में उनकी पहली फैक्ट्री वहीं पर स्टैब्लिश हुई है जहां पर अंग्रेजों की थी पहली फैक्ट्री जो है। और ये फैक्ट्री बेसिकली उनकी खुली है सूरत के अंदर। पहली फैक्ट्री कहां स्टैब्लिश हुई है? सूरत के अंदर। और 1669 के अंदर इनकी दूसरी फैक्ट्री खुली है। दूसरी फैक्ट्री जो खुली है फ्रेंच की, वो 1669 और वहीं खुली जहां अंग्रेजों की थी, और नाम होगा मसूलीपट्टनम। मतलब फ्रेंच की सेकंड कंपनी भी भारत में कहां पर स्टैब्लिश हुई है? तो उत्तर होगा सूरत, सॉरी, पहली सूरत में और दूसरी मसूलीपट्टनम के अंदर। सेकंड जो है मसूलीपट्टनम के अंदर। और थर्ड हम पढ़े उसके बाद में तीसरा पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि आपसे ये पूछे कि फ्रेंच कंपनी का भारत में मुख्यालय कहां पर खुला था? हेडक्वार्टर ऑफ फ्रेंच कंपनी, मुख्यालय कहां पर खुला था? तो फ्रेंच कंपनी का मुख्यालय जो है वो बेसिकली खुला था पांडिचेरी के अंदर। फ्रेंच कंपनी का मुख्यालय खुला था पांडिचेरी में, जिसको आज हम जानते हैं पुदुचेरी के नाम से, जिसको आज हम जानते हैं पुदुचेरी के नाम से। तो मुख्यालय खुला पांडिचेरी के अंदर, जिसको आज हम पुदुचेरी के नाम से जानते हैं। और ये जो यहां खुला, ये 1673 की बात है। और यहां पर एक फोर्ट इन्होंने बनाया था जिसका नाम था फोर्ट लुई। इस किले का नाम क्या था? फोर्ट लुई था। 1673 फोर्ट लुई के नाम से किला खुला था। और फ्रेंच कंपनी के बारे में अगर आपसे पूछे कि फ्रेंच कंपनी का भारत में वास्तविक संस्थापक किस व्यक्ति को माना जाता है, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, तो फ्रेंच कंपनी का भारत में रियल संस्थापक डुप्ले था। डुप्ले वाज द रियल फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। डुप्ले वास्तविक संस्थापक था भारत में फ्रेंच कंपनी का। ये तो बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं कि फ्रेंच कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। पहली जो
फैक्ट्री खुली है 1668 सूरत के अंदर, दूसरी फैक्ट्री खुली है 1669 मसूलीपट्टनम के अंदर, और फ्रेंच कंपनी का भारत में मुख्यालय कहां पर था? तो पांडिचेरी के अंदर। आप लोग ध्यान रखें, पांडिचेरी को भारत में फ्रेंच कल्चर की खिड़की भी कहा जाता है, द विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर इन इंडिया, तो उसका नाम होगा पांडिचेरी। भारत में फ्रांसीसी संस्कृति की खिड़की किस जगह को कहा जाता है? तो उत्तर आपका होगा पांडिचेरी, 1673। और यहां पर जो फोर्ट बना था उस फोर्ट का नाम क्या था? फोर्ट लुई के नाम से था वो, फोर्ट लुई। और भारत में फ्रेंच कंपनी का रियल फाउंडर कौन था? तो रियल फाउंडर उसका डुप्ले था। अब एक टॉपिक, इसका छोटा सा पार्ट जो है उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, उसका नाम होगा कार्नेटिक वार, जो कि फ्रेंच से जुड़ा हुआ है। एक हम आगे करेंगे जिसका नाम है कर्नाटक युद्ध, जिसका नाम है कार्नेटिक वार। कार्नेटिक वार क्या है कि भारत में 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के बाद मुगलों से अलग होकर उनका एक राज्य बना, इसका नाम था कर्नाटक। इसको मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर रहा हूं कि इस कर्नाटक राज्य के उत्तराधिकार को लेकर भारत में फ्रेंच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 3 युद्ध हुए। इन 3 युद्धों को इतिहास में कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि कर्नाटक युद्ध के मुख्य कारण यूरोप से जुड़े हुए थे, क्योंकि जब जब यूरोप के अंदर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आपस में किसी मुद्दे को लेकर झगड़ा होता था, तब भारत के अंदर भी इनकी कंपनियों के मध्य झगड़े शुरू हो जाते थे। उसी को हम कहते हैं कार्नेटिक वार। ये कार्नेटिक वार हम पढ़ेंगे 18वीं सदी के भारतीय राज्यों में, जब मैं आपको कर्नाटक स्टेट को पढ़ाऊंगा। वहां पर मैं पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि कार्नेटिक युद्ध किस प्रकार हुए। अब मैं वापस आपको उसी जगह पर लेकर चलता हूं कि हमारा टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था वो टॉपिक था भारत में यूरोपियन का प्रवेश। और यूरोपियंस का जो प्रवेश हुआ था ये बेसिकली समुद्री रास्ते से था, सी रूट से था। और उसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर डच आए। हालांकि मैंने आपको सेलर्स का और कंपनी क्रम अलग अलग समझा दिया है कि अगर सेलर्स की बात होगी तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, और अगर कंपनी की बात होगी तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद अंग्रेज आए। ये मैंने ब्रीफ आपको पहले कर दिया था। इस प्रकार से हमारा जो पहला टॉपिक है उस पहले टॉपिक का ये पार्ट आपका यहां पर फिनिश होता है। लेकिन यहां पर कुछ क्वेश्चन आपके और टिपिकल वे में आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जोड़िए। मतलब जैसे क्वेश्चन आपको ये दे दे, यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जोड़िए, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। और सूची फर्स्ट जो है उसमें आपको दे दे मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। पहली बात तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए 3 आधुनिक शहर कौन से थे, तब उसमें उत्तर होगा मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। मध्यकालीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारी केंद्र कौन सा था, तब उत्तर होगा सूरत। अंग्रेजों द्वारा स्टैब्लिश किए गए 3 प्रमुख सिटी कौन से होंगे, तो मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे। अब जैसे मद्रास को हम देखें तो यहां पर सूची सेकंड के अंदर आपसे यह पूछा जा सकता है कि इनके संस्थापक कौन थे। इनके संस्थापक कौन थे, मद्रास का कौन था, कलकत्ता का कौन था और बॉम्बे का कौन था। ये आप मुझे इसका कमेंट करके बताइए कि इनके संस्थापक कौन थे। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। जस्ट मैं हिंट दे रहा हूं, बॉम्बे का गेराल्ड था, बॉम्बे का गेराल्ड था, और कलकत्ता का जॉब चारनाक था। अब एक मैंने आप पर छोड़ दिया है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कि मद्रास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये आपसे मैंने ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से दस्तक का मैंने आपको पूरा समझा दिया है। फैक्ट्री का मतलब क्या होगा कि फैक्ट्री का मतलब वह स्थान
वह किलेबंद का क्षेत्र जहां पर ये यूरोपियन कंपनियां अपना गोदाम, अपने ऑफिस और अपने कर्मचारियों के रहने का पूरे क्वार्टर्स वगैरह बनाती थी, उस क्षेत्र को उस समय फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्ट्री का मतलब आधुनिक फैक्ट्री से बिल्कुल भी नहीं है, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये हमारा भारत में यूरोपियन के प्रवेश का तीसरा टॉपिक था, इसलिए टॉपिक यहां पर समाप्त हो रहा है। इसमें कुछ पॉइंट्स में आपको उत्तरवर्ती मुगल शासकों के साथ में जोड़ के बताऊंगा। कल हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा उत्तरवर्ती मुगल शासक। जय हिंद, जय भारत।